नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो 2016 में पेपर हुआ था उनके जीके के क्वेश्चंस को लिया था और उन क्वेश्चंस को हमने डिटेल एनालिसिस किया था और आपको देखा था कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके सामने ये वीडियो आ रही है, ये अब हम ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट लेकर चल रहे हैं कि अब जैसे जो जीके में जो टॉपिक पूछे जाने हैं, क्योंकि जीके में क्या है, जनरल नॉलेज है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि वो क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डेवलप करें और उनका एनालिसिस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने जो पहली यूनिट हमारी लेकर आए हैं मॉडर्न इंडिया की, तो इसके हम केवल 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन इन 15 क्वेश्चन से ये वो 15 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे जो जब आप एनालिसिस देखेंगे तो इनका जो एनालिसिस होगा उनसे आपके बहुत ज़्यादा लगभग 50 टू समथिंग क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियमन के बाद, यानी कि जब भारत सरकार अधिनियम बन गया था 1858 का, भारत का पहला वायसराय कौन था। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि देखो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक होता है वायसराय, ठीक है, पहले कौन था, गवर्नर अकेला, फिर इसके बाद एक पद आया कौन सा, गवर्नर जनरल पद आया। ठीक है, और फिर आपका पद कौन सा आया, वायसराय है। तो इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर केवल पहले बंगाल का हुआ था। ठीक है, फिर अगला अधिनियम आया, उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आपका अगला अधिनियम आया जिसमें आपके क्या जो 1857 का अधिनियम था, उसके बाद यही पद किस में कन्वर्ट हो गया, वायसराय में हो गया। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय दिक्कत ये आ गई थी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, जो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो अधिकार था वो पूरा अंग्रेजी सरकार ने अपने दायित्व में ले लिया था और जो आपका गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, वायसराय में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो बने थे लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। अब थोड़ा इसका एनालिसिस समझते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ, कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश राज सीधे नियंत्रण में आ गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और वह कब से कब तक रहे, 1857 से लेकर के 1862 तक वो भारत के पहले वायसराय के पद पर रहे। ठीक है, और उन्होंने ही 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में तीनों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। अब देखा आपने कि कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे और फ्रेम हो गया कि वो कब से कब तक रहे, 1857 से 1862 तक रहे। 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में जो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी, किसके शासनकाल में की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। कब की गई थी, 1857 में की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो कि आपके सम्मिलित थे। अशफाक उल्लाह खां ये भी सम्मिलित थे। राजेंद्र लहरी ये भी सम्मिलित थे। लेकिन जो खुदीराम बोस हैं ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट तो डी हो जाएगा। लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती क्या थी, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको थोड़ा हम समझते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती ये जो घटना हुई थी ये 1925 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो काकोरी डकैती है, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उनके सदस्यों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई थी। इनके सदस्यों ने क्या किया था, 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर 1925 को डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेलवे की आधिकारिक जो संपत्ति थी या जो नकदी थी उसको लूट लिया था। और ये काकोरी कहाँ पड़ता है, एक लखनऊ के पास काकोरी एक अज्ञात गांव है। काकोरी डकैती कांड की कार्रवाई अंग्रेजों द्वारा की गई थी और इसके कारण गिरफ्तारी भी हुई और 17 को जेल हुई थी, 4 को आजीवन कारावास और 4 यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। किसमें, काकोरी ट्रेन डकैती में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक दो टर्म आया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है, ये इनका जो सदस्यों का एक संघ था जिसकी स्थापना की गई थी 1924 में। ये इसकी स्थापना की थी, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, HRA की। और इसकी जो स्थापना की थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल 3 लोग थे। ठीक है, आप सुन लीजिए, केवल राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल 3 लोग थे। ठीक है, बाद में अगर हम बात करेंगे, जब ये हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक, इसको जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका नाम चेंज हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसी का नाम बाद में चेंज हो गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसी का नाम चेंज होकर हो गया था। ठीक, कब हुआ था ये, 1928 के समथिंग इसका नाम बदलकर हो गया था। और जो 1929 में
आपने ये भी देखा होगा कि इन तीनों ने मिलकर के जो दिल्ली में आपका केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी भी हुई थी। तो 1988 में इसका नाम यानी जो HRA था इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और 1929 में ही इन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की थी इन्हीं तीनों ने मिलकर के, ठीक है। और बाद में इसमें क्या हुआ था कि जिसमें 1928 में जो सैंडर्स था, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई थी 1928 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो आपको ये पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण अगर घटनाओं की बात करेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ये हुआ था आपका 1905 में, 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी आपकी 1906 में, ठीक है। और जो गांधी जी आए थे 1915 में आपके भारत आए थे, ठीक है। फिर आपके बहुत सारे आंदोलन चले रहे, फिर मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार आया जो कि 1919 में हुआ, ठीक है। और वहीं 1914 से लेकर के 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा इसका एनालिसिस समझते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जारी किया, और विभाजन कब हुआ? अक्टूबर 1905 से ही प्रभावी हो गया था। यानी बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जिसको, ठीक है। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हो गया था और धर्म के आधार पर हुआ था ये, ठीक है। बंगाल के पूर्वी भाग में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है और बंगाल के पश्चिमी भाग में अधिकांश हिंदू आबादी है, जबकि मध्य क्षेत्र में दोनों धर्म शामिल हैं। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन प्रभावी प्रशासन चलाने और हिंदू और मुस्लिम एकता को हतोत्साहित करने के लिए, कि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करेंगे तो आपस में क्या होगा, ये लोग टूट जाएंगे और जो उन पर शासन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी थी अंग्रेज लोगों की। तो यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम एकता को हतोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भागीरथी नदी ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच एक भौतिक विभाजनकर्ता के रूप में कार्य किया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें एक पूर्वी था एक पश्चिमी था, ठीक है। तो अब जो पूर्वी कौन है पश्चिमी कौन है, उसका जो डिवाइडेशन लाइन कौन होगी, तो वो डिवाइडेशन लाइन आपकी भागीरथी नदी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बंगाल के लोगों द्वारा विभाजन के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय अमर सोनार बांग्ला एक गीत गाया था। अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय गीत गाया था, और बाद में इसी गीत को वहाँ पे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बंगाली भाषा में सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखी गई एक पुस्तक है। ये भी आपको याद रखना है कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है, जो कि सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखी गई थी। यह बंगाल के इतिहास के बारे में जानने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने कि किसके द्वारा? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और प्रभावी कब हुआ? 1905 में अक्टूबर में हुआ, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का ये काम किया गया था। और किस नदी ने डिवाइडेशन काम किया? भागीरथी नदी ने डिवाइडेशन काम किया। जो अमर सोनार बांग्ला है, ठीक है, ये कहाँ पर गाया गया था? इसी आंदोलन में आपका बंगाल विभाजन के समय गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और ये कहाँ का राष्ट्रगान है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आनंद मठ की जो पुस्तक है ये किसने लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी, जो कि बंगाल के इतिहास के बारे में जानने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो रहे हैं, तो इनको वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो लीडर हैं और उन्होंने किस स्टेट से, किस सिटी से लीडरशिप की कमान संभाली थी जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल अगर 1857 के बेगम हजरत महल की बात करें, ये आपकी संबंधित थी लखनऊ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर हम और जानने की कोशिश करेंगे तो जहाँ से समझो, यहाँ पे राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ना कहाँ से? लखनऊ से। और किसका नेतृत्व था? राजा जलाल सिंह का नेतृत्व था। बेगम और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में विद्रोही ताकतों के द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे, जिसका नाम था ब्रिजेश कदरस, को अवध के शासक का ताज पहनाया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल का जो मकबरा है जामा मस्जिद के पास काठमांडू, नेपाल के मध्य भाग में स्थित है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनऊ के हजरतगंज में ओल्ड विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर पिछले वाले क्वेश्चन देखेंगे और भी हैं, जैसे भोपाल, कानपुर, बरेली, तो किस जगह से कौन कौन संबंधित था, एक बार आप यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, समझिएगा। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा, जब आपका जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उड़ीसा से कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना होगा। उड़ीसा से थे सुरेंद्र शाही। उड़ीसा से कौन थे? सुरेंद्र शाही, ये उड़ीसा से थे। और इसी में आपके एक और इनके साथी थे उज्ज्वल शाही, उज्ज्वल शाही, ठीक है। अगर हम दूसरे अगर दिल्ली से कौन लीडरशिप कर रहा था, तो दिल्ली से आपके थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड भी थे, इनका नाम था बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। और जनरल वक्त खान, जनरल वक्त खान
ये भी आपके दिल्ली से लीडरशिप कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे वहाँ से असम की, तो असम से थे आपके कांडा परेश्वर सिंह, कांडा। अब जो नॉर्मल है वो तो सभी जानते हैं, झांसी से कौन था, ठीक है। तो ऐसे राज्य भी आपको, और दूसरे कौन थे आपके, मनीराम दत्त बरुआ, मनीराम दत्त बरुआ, ये भी आपके असम से थे। और लखनऊ से बता चुका हूँ, बेगम हजरत महल थे, ठीक है। और फरुखाबाद से आपके थे तुफजल हसन खान, ये आपके फरुखाबाद से थे। कानपुर से तो सभी जानते हैं, नाना साहेब, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है, अजीमुल्ला खान, ये सब कानपुर से थे। राजस्थान से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह थे। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और झांसी से सभी लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 1928 में भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग की अध्यक्षता किसने की थी, लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1928 में जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग के हेड बने थे, वो बने थे श्रीनिवास अयंगर। अब इनको बारे में थोड़ा समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 1928 में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक लीग की स्थापना की गई, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के सामने रखा, ठीक है। श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1920 से 1940 तक के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने की मांग करती रही और नेहरू रिपोर्ट समझौतों के विरोध में इंडियन लीग के लिए स्वतंत्रता की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना कि जो नेहरू रिपोर्ट समझौता हुआ तो उसके विरोध में इंडियन लीग की स्वतंत्रता के लिए स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। चंपारण सत्याग्रह किस फसल खेती से संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। जो गांधी जी के समय चंपारण आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे, ये जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवा रहे थे, क्योंकि उस समय वहाँ पे ब्रिटेन में इसकी डिमांड ज़्यादा थी। अब कैसा क्या रहा, क्या पूरी कहानी थी, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में बिहार के चंपारण के एक किसान ने उनसे संपर्क किया गांधी जी से। उन्होंने उन्हें ब्रिटिश नील बागान के मालिकों द्वारा सॉरी किसानों के साथ किए गए कठोर व्यवहार के बारे में बताया। तो फिर क्या हुआ, चंपारण जिले के अधिकांश कृषि योग्य जो भूमि थी अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बड़ी संपदाओं में विभाजित हो गई थी और भारतीय किराएदारों द्वारा उन पर काम किया जाता था, कि मतलब भारतीय जमीन है लेकिन किराएदार के तौर पर काम करते थे। और उस समय प्रमुख व्यावसायिक फसल नील ही थी। जमींदारों ने सभी काश्तकारों को अपनी जोत का 3/20 यानी 15% हिस्सा नील लगाने के लिए और पूरे नील की फसल को किराए के रूप में सौंपने के लिए मजबूर किया। यह एक दीर्घकालिक अनुबंध द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान में उस समय जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है। इसके बाद उन्होंने बटाईदारों से 15% जो उन्होंने लिया था व्यवस्था के लिए, मुक्त करने के लिए, मुआवजे का भुगतान करने के लिए समझौता किया। तो बटाईदार व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब थी और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन जिन्होंने लगे हुए वकीलों का विरोध किया, जो उनकी हेल्प कर रहे थे, तो जमींदारों ने ठगों का काम पर रखा। और इस बीच सिंथेटिक नील के बारे में जानकारी उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और वे अपना पैसा वापस चाहते थे। इसी को लेकर के फिर ये आपका आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसको किसने निरस्त किया था? निरस्त किया था लॉर्ड रिपेन ने, ये आपको समझना है, ठीक है। देखो 19वीं शताब्दी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ था, समाचार पत्रों को लेकर के सामाजिक जो चेतना थी, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते थे, उसको लेकर ये किया गया था। पहले कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद में ही समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन बाद में समाचार पत्र छोटी जगहों पर प्रकाशित होने लगे। चूंकि अधिकांश समाचार पत्र छोटी जगहों से प्रकाशित होते थे, तो वे सभी मौखिक भाषाओं में हुआ करते थे। 1878 में जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तभी अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या केवल 20 थी और वर्नाकुलर समाचार पत्र 200 थे, ठीक है। इन बाचाल समाचार पत्रों ने लोगों को राजनीतिक मामलों में अवगत कराया और अब लोग धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछने लगे थे। तो फिर बाद में जाकर के जो लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित कर दिया था, लेकिन हटाने की बात की जा रही थी, वो किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने किया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। थोड़ा समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और कब की थी? 1897 में की थी। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था, जो कि पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित था, और इनका एक आदर्श वाक्य क्या था रामकृष्ण मिशन का? आत्मनो मोक्षार्थम जगदिद्याय चा। और नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है और उन्होंने भारत का देशभक्त संत भी माना जाता है। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा था, तो ये आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया नारा कौन सा था? गो बैक टू गीता। और 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन की संसद में इन्होंने भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये हुई थी 1954 में। ठीक है, तो ये क्या इसलिए किया गया था कि शांति पर अस्तित्व के जो 5 सिद्धांत इसमें बताए गए थे आपके। ठीक है, चलिए, और कौन कौन से सिद्धांत थे आप अगर जाएँ तो उसमें पहला, जैसे हम क्वेश्चन पे आ गए, कहाँ गया, हाँ, इसमें जो पहला बताया गया था, पहली कंडीशन ये रखी थी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के बारे में पारस्परिक सम्मान, यानी कोई कंट्री है तो वहाँ की जो लोकल रीजनस संस्कृति है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये इसको लेकर था। दूसरा इसमें किया गया था कि पारस्परिक गैर आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चौथा था आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ हमको ये एक दूसरे से संबंध निभाने चाहिए। ये 5 सिद्धांत थे पंचशील के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू किया था? ये किया गया था 1956 में, और जो पहला राज्य बना था, कोई मुझे बताएगा वो कौन सा पहला राज्य बना था? तो वो आपका बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में शुरू हुआ, और कौन सा अधिनियम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आज़ादी के बाद कई बार राज्यों का पुनर्गठन की मांग की गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मुद्दे थे, कोई वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक, क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे थे, एक साथ नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में फाइनली 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने इसका नेतृत्व एस फजल अली कर रहे थे, इस आयोग का नेतृत्व, और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, एम पडिक्कर और एन कुंजरू, और पहला जो आपका राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। देखो, अगर यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अकेला पूछा जाता, ठीक है, तो वो आपके थे माउंट बेटन, वो आपके कौन थे? माउंट बेटन थे। लेकिन यहाँ पे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जा रही, तो वो आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और भारतीय संघ के कई सारे पदों को संभाला था। ठीक है, तो अगर हम और बात करेंगे, जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और राजेंद्र प्रसाद ये आपके पहले राष्ट्रपति थे, और विलियम बेंटिक ये भारत के गवर्नर जनरल तथा सती प्रथा को समाप्त करने वाले ये आपके बेंटिक थे। बेंटिक की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ये इंपॉर्टेंट भी चीज़ें आपको समझनी चलेंगी, सती प्रथा का अंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी, और 1922 में ऐसा पाया गया था कि सम्मेलन हुआ था, उसमें 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल था आपका। ठीक है, और जिसने ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्व सरकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। कांग्रेस के भीतर कुछ नेता अब तक जन संघर्षों से थक चुके थे और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे जो 1923 को ही इसकी स्थापना की गई थी, तो इसी को लेकर के ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि जब राज्यों का एक पुनर्गठन किया जा रहा था, विलय किया जा रहा था, भारत के क्षेत्र में मिलाया जा रहा था, तो उसमें कुछ राज्य ऐसे भी थे जो मिल नहीं रहे थे। तो उसमें एक आपका जैसे जूनागढ़ था, ठीक है, और एक आपका हैदराबाद भी था। तो उसी तरीके से कई सारे मिशन चलाए गए थे। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ये हैदराबाद के विलय से संबंधित है, जहाँ पे पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया था। ठीक है, तो यह 5 दिनों तक लंबी सैन्य कार्रवाई थी, जो 13 सितंबर से शुरू हुई और 18 सितंबर 1948 को समाप्त हुई थी। 5वें दिन के बाद निजाम की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत संघ का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में पहली महली रेजिमेंट का नाम क्या था? तो यहाँ पे देखो, सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई थी, उसमें जो महिला रेजिमेंट का नाम रखा गया था झांसी की रानी रेजिमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना का महिला रेजिमेंट था, जो 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा सशस्त्र संगठित बल था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की सभी महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक था, और इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी इकाई का गठन जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आबादी के स्वयंसेवकों के साथ स्थापित किया गया था। इस रेजिमेंट की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को की थी। ये आपको याद रखना कि झांसी की जो रेजिमेंट है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1943 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए थे। तो यूनिट 1 में ये देखिए क्या है, 1971 बांग्लादेश मुक्ति के लिए किस देश के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो ये आपका युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1971 का फेमस युद्ध था भारत और पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, बंगाली राष्ट्रवादियों ने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश नेशनल लिबरेशन आर्मी का गठन किया था, और 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश सरकार की स्थापना की गई थी। ये भारत ने सपोर्ट करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। और बांग्लादेश के जो संविधान सभा 4 नवंबर 1972 को संविधान सभा को अपनाया, और धर्मनिरपेक्ष बहुपक्षीय संसदीय लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश में की
की गई। बांग्लादेश युद्ध के बाद एक देश के रूप में प्रमुख सुधारों में से एक था 1971 का अधिकार। अब इसमें क्या क्या हुआ वो चेंजेस आप देख सकते हैं। ढाका की राजधानी है बांग्लादेश, ठीक है। यह 162 मिलियन लोगों की आबादी के साथ दुनिया का 8वां सबसे लोकप्रिय देश था। बांग्लादेश म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्व पश्चिम और इन सब अलग अलग बंगाल खाड़ी से जुड़ा हुआ था। यह उत्तर में सिक्किम, नेपाल, भूटान की सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा चीन से अलग किया जाता है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जातीयता और भाषा के आधार पर बनाया गया था। ये भी याद रखना, जातीयता और भाषा के आधार पर बनने वाला एकमात्र देश कौन सा आपका? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या लगभग 98% कुल, ठीक है। और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे, जिनको साथ हमने जो एनालिसिस किया वो डिटेल एनालिसिस था, और इनसे जो क्वेश्चन बन सकते थे मॉडर्न इंडिया से वो मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से हम लोग यूनिट वाइज भी रखते रहेंगे क्वेश्चन, और जो प्रीवियस में उनको भी लेके चलेंगे। तो ओवरऑल प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है। तो ये वीडियो छोटी छोटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो कृपया इनको देखते रहें, और डेफिनेटली मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।